हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है अक्षय और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे QRMP स्कीम के बारे में। QRMP स्कीम क्यों लाया गया, QRMP स्कीम में क्या क्या हमारे पास मेथड्स होते हैं, इसमें पेमेंट कैसे करते हैं, रिटर्न कौन सी फाइल करते हैं और इसे कौन कौन ऑप्ट कर सकता है, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए अब देखते हैं हमारी QRMP स्कीम के बारे में। तो ये आ गई हमारी QRMP स्कीम अंडर GST। QRMP का मतलब क्या है? क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग एंड मंथली पेमेंट ऑफ टैक्स। इसे आज हम समझेंगे। तो पहले इसकी हिस्ट्री के बारे में समझ लेते हैं कि QRMP स्कीम को क्यों लाया गया। तो जब पहले रिटर्न फाइलिंग होती थी हमारी क्वार्टरली बेसिस पे, तो जो सप्लायर होता था वो क्वार्टरली अपनी GSTR1 फाइल करता था। अगर मान लेते हैं रिसिपिएंट जो है उसने मंथली स्कीम ऑप्ट करी हुई है और वो किसी से गुड्स परचेज कर रहा है, जो सप्लायर है वो क्वार्टरली रिटर्न फाइल करता है, तो अगर वो क्वार्टरली रिटर्न फाइल करता है वो अपना सेल का इनवॉइस GSTR1 में क्वार्टरली दिखाएगा। जो रिसिपेंट है वो तो मंथली अपनी रिटर्न फाइल कर रहा है, तो वो मंथली अपना टैक्स पे करता रहेगा, लेकिन उसे ITC तो मिल ही नहीं रहा, उसे क्रेडिट तो मिल ही नहीं रहा मंथली, तो वो उसे अपनी पॉकेट से पे करना पड़ेगा। अब जब उसे क्वार्टर एंड पे मिलेगा क्रेडिट, तभी वो अवेल कर सकता है उस क्रेडिट को, उससे पहले अवेल नहीं कर सकता। तो इसलिए जो हमारा रिसिपेंट होता है उससे नुकसान हो रहा था, क्योंकि उसे क्रेडिट 3 महीने बाद मिल रहा था। तो इसलिए QRMP स्कीम लाई गई। हु इज़ एलिजिबल फॉर द QRMP स्कीम? QRMP स्कीम के लिए कौन कौन एलिजिबल होता है? कोई रजिस्टर्ड पर्सन जो 3B फाइल करता है। इसमें लिखा है कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन है, अगर वो 3B फाइल करता है तो ही वो QRMP स्कीम ले सकता है। ऐसा क्यों लिखा है? ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि GSTR 3B हर कोई फाइल नहीं करता, जैसे NRTP, OIDAR सर्विसेज। और अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन है TDS या TCS में, तो भी वो GSTR 3B नहीं फाइल करता। और जिसकी टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है, तो वही QRMP स्कीम में आएगा और बाकी लोग नहीं आ सकते। यही इसकी एलिजिबिलिटी होती है। उसके बाद आता है इफ़ QRMP स्कीम ऑप्टेड। अगर हम QRMP स्कीम लेते हैं तो हमारी जो कंप्लायंस होंगी वो क्या क्या कंप्लायंस होंगी, मंथली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे। एक स्ट्रक्चर समझ लेते हैं पहले। क्या स्ट्रक्चर होता है QRMP स्कीम के अंदर? फर्स्ट क्वार्टर के फर्स्ट 2 मंथ्स होते हैं, उनमें हम इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी फाइल करते हैं। इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी क्या होती है? जिसमें हम अपना सारा सेल्स का डेटा डालते हैं और जो रिसिपिएंट होता है उसे वो ऑटो पॉपुलेटेड हो जाता है GSTR 2B में, जिससे वो अपना क्रेडिट अवेल कर पाता है। ये एक ऑप्शनल स्कीम लाई गई थी। तो अब हम देखते हैं जो हमारा IFF होता है मंथली, उसमें क्या क्या होता है। तो हमारे पास आ गया मंथ 1, मंथ 2, मंथ 3। ये क्वार्टरली रिटर्न है, मंथली पेमेंट है। तो हम देखते हैं इसमें क्या क्या होता है। मंथ 1 और मंथ 2 में क्या होता है? हमें अपलोड करने होता है B2B इनवॉइस, क्रेडिट डेबिट नोट इन IFF। इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी में हमें सारे इनवॉइसेस या क्रेडिट डेबिट नोट अपलोड करने होते हैं। ये एक ऑप्शनल फैसिलिटी दी गई है QRMP स्कीम के अंदर। तो इसकी जो IFF की जो अपलोडिंग होगी ये 1 तारीख से लेकर 13 तारीख तक कंप्लीट हो जानी चाहिए, क्योंकि 13 के बाद ये बंद हो जाता है। ये 13 तक ही क्यों है, इसका हम मतलब समझते हैं। जो भी हम इनवॉइस अपना अपलोड करते हैं 1 से लेकर 13 तारीख तक, वो सारी सेल्स की डिटेल रिसिपिएंट के GSTR 2B में रिफ्लेक्ट होती हैं। GSTR 2B में रिफ्लेक्ट होती है और 2B कब आता है? वो 13 तारीख के बाद आता है। तो इसलिए 13 तक जितने भी हम इनवॉइसेस डाल देंगे IFF में, वो ऑटो पॉपुलेटेड हो जाएंगे GSTR 2B में रिसिपिएंट के। तो उसके थ्रू वो क्रेडिट आराम से ले सकता है मंथली बेसिस पे। इसी चीज़ के लिए ये फैसिलिटी लाई गई थी। तो ये तो हमने देख लिया हमें मंथली क्या क्या करना है, कहाँ इनवॉइस हमें डालने हैं। आगे हम ये भी देखेंगे पेमेंट भी हमें मंथली करनी है, वो कैसे करते हैं। वेदर अपलोडेड B2B इनवॉइसेस क्रेडिट डेबिट नोट ऑफ 1 मंथ एंड 2 मंथ इन IFF। क्या आपके जो भी इनवॉइसेस थे फर्स्ट और सेकंड मंथ के, वो आपने IFF फैसिलिटी में अपलोड कर दिए? अगर आपका आंसर येस है तो अपलोड मंथ 3 B2B इनवॉइसेस और क्रेडिट डेबिट नोट इन GSTR 1। अगर आपने फर्स्ट और सेकंड मंथ के IFF में डाल दिए, फिर आपका आता है थर्ड मंथ के लिए आप GSTR 1 फाइल करते हो। तो जब आप GSTR 1 फाइल करोगे तो उसमें कौन सी सेल्स आएगी? फर्स्ट और सेकंड मंथ की भी आएगी या सिर्फ थर्ड मंथ की भी आएगी? अगर आपने फर्स्ट और सेकंड मंथ की IFF में डाल दिए तो सिर्फ थर्ड मंथ की सेल्स के डेटा आएगा। अगर आपने कोई भी डेटा नहीं डाला था पूरे क्वार्टर में, आप
अब लास्ट में अब आप GSTR 1 फाइल कर रहे हो तो आपको सारा क्वार्टर के सेल्स का डेटा GSTR 1 में डालना पड़ेगा। और इसकी क्या ड्यू डेट होगी GSTR 1 की? इसकी ड्यू डेट अलग होती है नॉर्मल स्कीम से। सिर्फ इस स्कीम के लिए वो ड्यू डेट है 13th, वैसे वो नॉर्मली 11th होती है। वो आपने मेरी रिटर्न्स ऑफ GST वाली वीडियो में देखा ही होगा ड्यू डेट के बारे में। सिर्फ इस स्कीम के लिए वो 13th ऑफ फर्स्ट मंथ ऑफ द नेक्स्ट क्वार्टर होती है। मान लो अगर हमारा क्वार्टर है अप्रैल मई जून, तो जो उसकी रिटर्न होगी 13th ऑफ जुलाई तक फाइल हो जानी चाहिए। तो जब हम GSTR 1 फाइल करेंगे या IFF में डिटेल्स डालेंगे तो वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी GSTR 2A में, GSTR 2B में ऑन 14th ऑफ ईच मंथ ऑफ द रिसिपिएंट्स। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन QRMP स्कीम में आ रहा है तो उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो अब हम देखते हैं स्क्रीन पे। द IFF कैन बी यूटिलाइज्ड ओनली फॉर द फर्स्ट 2 months ऑफ अ क्वार्टर। जो भी IFF स्कीम दी गई है वो फर्स्ट 2 month के लिए दी गई है। थर्ड मंथ के लिए हम GSTR 1 फाइल करते हैं। वैल्यू ऑफ सप्लाई इन IFF शैल नॉट एक्सीड्स 50 lakhs फॉर ईच मंथ। जो भी वैल्यू होगी सारे इन्वॉइसेस की फर्स्ट मंथ और सेकंड मंथ की, वो 50 लाख से ज़्यादा नहीं जानी चाहिए। मान लो किसी के इन्वॉइसेस की टोटल वैल्यू 80 lakhs है बट लिमिट हमारी 50 lakhs तक ही है, तो उसे कुछ इन्वॉइसेस छोड़ के बाकी सारे अपलोड कर देने हैं। मान लो कोई उसका रिसिपेंट है जो क्वार्टरली स्कीम में ही है तो उसे मंथली इनपुट टैक्स क्रेडिट की ज़रूरत नहीं होगी। और मान लेते हैं कुछ उसके रिसिपेंट है जिन्हें मंथली ITC चाहिए होता है, तो उनके लिए वो IFF फाइल कर सकता है और 50 lakhs तक के इन्वॉइस उसमें डाल सकता है। आफ्टर 13th ऑफ द मंथ दिस फैसिलिटी फॉर फर्निशिंग IFF फॉर प्रीवियस मंथ वुड नॉट बी अवेलेबल। ये जो फैसिलिटी है वो 13 तक ही है, बिकॉज जो GSTR 2B होती है रिसिपेंट की वो 13 के बाद जनरेट होती है, इसलिए हमें 13 तक सारे इन्वॉइसेस डाल देने हैं जो भी हमें इन्वॉइस डालने हैं। There is no requirement to upload invoices in GSTR 1 if the same has been uploaded in IFF। कोई रिपीटेशन नहीं होना चाहिए इन्वॉइसेस का, इसलिए जो भी IFF में आपने इन्वॉइस डाल दिए हैं वो GSTR 1 में इन्वॉइस नहीं डालने। The invoice relating to the last month of a quarter are to be uploaded in the GSTR 1 only। मान लेते हैं कोई भी इन्वॉइस हमारा जो उस क्वार्टर के लास्ट मंथ का है तो वो हमारा GSTR 1 में ही जाएगा, वो IFF में नहीं जाएगा। तो ये थे हमारे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब इसके बाद आएंगे हमारे मेथड, जो जिन मेथड्स के थ्रू हमें पेमेंट करनी है और रिटर्न फाइल करनी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो पूरी ज़रूर देखना। अब हम देखते हैं हमारे पास कौन कौन से मेथड होते हैं GST पेमेंट करने के। हाउ टू मेक मंथली टैक्स पेमेंट अंडर दी QRMP स्कीम। तो इसमें फर्स्ट मेथड आता है हमारे पास फिक्स सम मेथड। फिक्स सम मेथड में क्या होता है, हम एक फिक्स्ड अमाउंट अपने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में डालते हैं PMT 06 के थ्रू। PMT 06 मैंने अपनी GSTR रिटर्न्स में भी एक ये चालान बताया था कि ये QRMP स्कीम में हमारे पास PMT 06 चालान हमें फाइल करना होता है मंथली बेसिस पे। द टैक्स पेयर मस्ट पे एन अमाउंट ऑफ टैक्स मेंशन इन प्री फिल्ड चालान इन द फॉर्म GST पेमेंट 06 फॉर एन अमाउंट इक्वल टू 35% ऑफ द टैक्स पेड इन कैश। हमारे पास दो तरीके के टैक्स पेयर्स होते हैं, एक तो जो QRMP स्कीम में पहले से हैं और एक कुछ टैक्स पेयर्स जो QRMP स्कीम अब ऑप्ट कर रहे हैं। वो पहले नॉर्मल स्कीम में थे, अब QRMP स्कीम में आना चाहते हैं, तो उनके लिए अलग अलग टाइप बनाया गया जिसके थ्रू वो टैक्स पे करेंगे। पहले हम देखते हैं फर्स्ट टाइप, हु फर्निश GSTR 3B क्वार्टरली फॉर द लास्ट क्वार्टर। मतलब जो पिछला क्वार्टर था उसकी रिटर्न उसने 3B क्वार्टरली बेसिस पे फाइल करी है, तो उसमें क्या होगा 35% ऑफ द टैक्स पेड इन कैश इन द प्रीसीडिंग क्वार्टर। मतलब जो उसका प्रीसीडिंग क्वार्टर है उसमें जितना भी उसने टैक्स कैश में पे किया है उसका 35% हम फिक्स्ड सम डाल देंगे अपने कैश लेजर में अंडर QRMP स्कीम। नहीं समझे तो मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता। एग्जांपल क्या है, टैक्स पेबल 40,000 है और उसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट हमें मिल गया 15,000, तो टैक्स पेड इन कैश आ गया 25,000। तो हमने 25,000 टैक्स पे किया है कैश में, तो 25,000 का जो 35% होगा वह मंथली फॉर अप्रैल एंड मई हम अपने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में डाल देंगे PMT 06 के थ्रू। हम सिर्फ फर्स्ट और सेकंड मंथ में ही ऐसा करते हैं, बाकी जो हमारा थर्ड मंथ के लिए होती है GSTR 3B फाइल हो जाती है। जो भी हमारा कैश लेजर में पैसा जाता है PMT 06 के थ्रू वो सारा हमारा सेट ऑफ हो जाता है GSTR 3B में। तो अब हम देखते हैं दूसरी टाइप क्या है, हु फर्निश GSTR 3B मंथली ड्यूरिंग द लास्ट क्वार्टर। जिसने मंथली फाइल करी थी अपनी रिटर्न GSTR 3B, मतलब मान लो नॉर्मल स्कीम में हो सकता है वो, और 3B वो मंथली फाइल करता था,
तो उस केस में हम क्या टैक्स पे करेंगे? 100% ऑफ द टैक्स पेड इन कैश इन द लास्ट मंथ ऑफ द प्रीसीडिंग क्वार्टर। मतलब जो पिछला क्वार्टर था उसका जो लास्ट मंथ था उसमें जितना उसने टैक्स पे किया उसका 100% इन कैश, जितना उसने कैश में टैक्स पे किया होगा उसका 100% हम फर्स्ट और सेकेंड मंथ में अपना इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में डाल देंगे। इसके लिए एग्जांपल देखते हैं। टैक्स पेबल 5000 था, उसमें उन्हें क्रेडिट मिल गया 2000 का, तो उन्होंने टैक्स कैश में कितना पे किया? 3000 रुपये। तो 3000 का 100% होता है 3000, और वो अप्रैल और मई में PMT 06 में 3000 अमाउंट डाल देंगे, फिक्स्ड अमाउंट। और जून का जो मंथ होगा, जून के लिए हम GSTR 3 भी जब फाइल करेंगे उसकी पेमेंट वहाँ पे हो जाएगी। तो ये था हमारा फर्स्ट मेथड, फिक्स सम मेथड। इसमें हमने फिक्स्ड अमाउंट डाला। अब हम देखेंगे दूसरा मेथड क्या होता है। दूसरे मेथड का नाम है सेल्फ असेसमेंट मेथड। द टैक्स पेयर हैज़ टू मैन्युअली अराइव एट द टैक्स लायबिलिटी फॉर द मंथ एंड हैज़ टू पे द सेम इन फॉर्म PMT 06। इसका मतलब है यहाँ पे हमें मैन्युअली कैलकुलेट करना पड़ता है कितना हमारा टैक्स बन रहा है, उसके हिसाब से हम PMT 06 चालान भर देते हैं। मैनुअली हम कैसे कैलकुलेट करेंगे हमारी टैक्स लायबिलिटी? जितना भी हमने आउटपुट टैक्स किया है, जितना भी हमें क्रेडिट मिल रहा है, जो भी हमारा नेट टैक्स बन रहा है वो हमारी GST लायबिलिटी बन जाती है, और उसी के अकॉर्डिंग हम PMT 06 फाइल कर देंगे। अब ऐसे दो केसेस हैं जिसमें हमें PMT 06 फाइल नहीं करना। कौन कौन से केसेस हैं? टैक्स लायबिलिटी जब नील है। टैक्स लायबिलिटी नील का मतलब जो हमें टैक्स पे करना है वो ज़ीरो है, इसलिए हमें कोई भी PMT 06 फाइल नहीं करना होगा। या दूसरा केस आता है टैक्स लायबिलिटी इज इक्वल्स टू कैश लेजर। मतलब मान लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में हमारे पास 10,000 रुपीज़ पड़े हैं और हमारी टैक्स लायबिलिटी बनती है 8,000, तो 10,000 सफिशेंट है 8,000 पे करने के लिए। तो उस केस में हमें PMT 06 फाइल नहीं करना पड़ेगा। तो ये तो सारी बातें थी हमारी इन दो मेथड्स के बारे में। अब हम देखते हैं हमें रिटर्न्स की ड्यू डेट और पेमेंट्स की ड्यू डेट क्या क्या होती है। तो जो PMT 06 की ड्यू डेट होती है वो होती है 25th ऑफ एवरी मंथ। मतलब अगर हमें अप्रैल का टैक्स पे करना है तो 25 मई तक हमें वो टैक्स पे करना पड़ेगा PMT 06 के थ्रू। फिर आती है GSTR 3। GSTR 3 भी क्वार्टरली फाइल होती है इस स्कीम में हमारी। एज द नेम सजेस्ट क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट। तो क्वार्टरली रिटर्न हमारी 3B फाइल हो रही है 22nd एंड 24th क्वार्टरली। और GSTR 1 के बारे में अभी हमने देखा ही था, GSTR 1 13 तक फाइल हो जानी चाहिए। तो ये था सारा आज हमारा QRMP स्कीम के बारे में। आई होप आपको सारा कुछ समझ आया हो QRMP स्कीम के बारे में, और आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। चलो बाय।